जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। नमस्कार, मैं देवेंद्र कौशिक। हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में आज हम पहुंचे हैं नगर निगम के उस अधिकारी के पास में जो पिछले काफ़ी सालों से यहां सीनियर टाउन प्लानर के पद पर रह चुके हैं और आज भी नगर निगम की वार्डबंदी कमेटी के कंसल्टेंट हैं नगर निगम में, रवि सिंगला से जानेंगे आज उनके कार्यक्षेत्र के बारे में, क्या वो वार्डबंदी की कमेटी में क्या काम कर रहे हैं और किस तरह लोगों को फायदा पहुंचाने की बात है या लोगों की समस्याओं को सुनने की बात है, वो किस तरह से उनकी समस्याओं को सुनते हैं या लोगों के लिए, जनता के लिए उनके पास क्या योजनाएं हैं। BVM न्यूज़ के खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में हम पहुंचे हैं रवि सिंगला जी के पास, जो सीनियर टाउन प्लानर के रूप में यहां काफ़ी समय तक नगर निगम में इन्होंने वक्त दिया है। बहुत शहर की प्लानिंग जिस तरह से भी हुई है इनके हाथों से हुई है, ये कह सकते हैं। उसके साथ साथ आज वो नगर निगम की जो वार्डबंदी कमेटी है उसको देख रहे हैं, उसमें कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि एक अहम मुद्दा आज के वक्त जिस तरह से निगम के चुनाव आने हैं उसको लेकर सारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को ये देख रहे हैं। रवि सिंगला जी, आप नगर निगम की वार्डबंदी कमेटी को देख रहे हैं, क्या है ये वार्डबंदी कमेटी? वार्डबंदी कमेटी में जैसे हरियाणा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 के अंतर्गत प्रत्येक सेंसस के बाद एक प्रक्रिया जारी करती है सरकार के से रूल के हिसाब से। उसमें ये देखा जाता है कि जितनी जनसंख्या आती है उसमें 2000 अब जो पिछले सेंसस हुआ था हमारा 2011 का, उसके अकॉर्डिंगली हमें हर 10 साल के बाद यहाँ पे वार्डबंदी करनी होती है, क्योंकि 10 साल के अंदर कहीं जनसंख्या बढ़ जाती है, कहीं घट जाती है, तो एक जैसा जनसंख्या सबको बांटने के लिए वार्डबंदी की जाती है 10 साल के बाद। अच्छा। इस साल 2011 के बाद अब जो हमारे पिछले ये कॉरपोरेशन हाउस था उसका जो शुरू हुआ, तो जो इस टाइम जो कार्यकाल था मई में ख़त्म हो गया, मई 2015 के अंदर ख़त्म हुआ। उससे पहले ही हमने प्रक्रिया सारी चालू कर दी थी। उसमें मैं जो है कमेटी का उस टाइम मेंबर भी था और उसमें सबसे पहले मेरे दायित्व दिया गया नवंबर 2014 में दायित्व दिया गया कि ये आपने वार्डबंदी का कार्य देखना है। उसके हिसाब से जब सबसे पहले हमारे पास सेंसस का जो हमने डाटा देखा उसमें बैकवर्ड क्लास की जो है पॉपुलेशन उसमें नहीं थी। सबसे पहला मुझे ये कार्य दिया गया भी आप सबसे पहले BC की पॉपुलेशन का जो जनसंख्या का डोर टू डोर जाके सर्वे करवाएं। अच्छा। तो वो मैंने सारा बड़े उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जितने भी अपने आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनकी सहायता से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से पूरा सर्वे कराया हमने डोर टू डोर जाके, और बैकवर्ड क्लास की जो जनसंख्या को हमने पहले सुनिश्चित किया भाई कहाँ पे कितनी जनसंख्या बैकवर्ड क्लास की है, क्योंकि इसमें 2 सीटें जो हैं वो बैकवर्ड क्लास के लिए भी निर्धारित की गई हैं और 4 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए निर्धारित की गई हैं। कुछ महिलाओं के लिए हैं, कुछ जनरल सीटें हैं। उस इलाके जो है बैकवर्ड क्लास की भी सुनिश्चित करने के लिए हमने ये सर्वे करवाया। अच्छा। सर्वे कराने के बाद हमने फिर उसको डिजिटाइज़ किया
पिछली बार जब हमने जब डिजिटाइजेशन नहीं हो पा रहा था हमारा, लेकिन इस बार मैंने सजेस्ट किया अपने कमिश्नर साहब को भाई अब की डिजिटाइजेशन करके उसके हिसाब से हम पूरा ये करवाएंगे। सिंगला जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा, हम बात को जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आपने बात की 26 मई को कार्यकाल पूरा हो गया पार्षदों का, क्या ये जो वार्डबंदी कमेटी बनी या वार्डबंदी होनी थी वो उससे पहले क्यों नहीं, पहले नहीं पता था कि वार्डबंदी होनी है? ये इतना वक्त क्यों लगा? क्योंकि चुनाव बीच अभी लटके, कहीं ना कहीं यही वजह रही चुनाव को अधर में लटकने की? नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमारा काम चल रहा था, अच्छा भला चल रहा था और पूरा यकीन था भी हम अब की बार इस लास्ट जो मीटिंग हुई थी हमारी उसमें हमने फाइनल कर देना था ड्राफ्ट और सरकार के पास भेज देना था। लेकिन उसी बीच में हमारे जो तत्कालीन निवर्तमान मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन हाउस में पास कराया कि भी 35 सीटें कम हैं जनसंख्या, कम है। हाँ 35 वार्ड जो है कम है जनसंख्या के देखते हुए, इसलिए उसको 50 किया जाए। तो वही हमने फिर वो ये निर्णय लिया गया भी आयुक्त महोदय द्वारा भी इसको सरकार के पास भेज देते हैं। उपायुक्त और आयुक्त महोदय दोनों ने मिलकर वो अपनी सिफारिशें उसको सरकार के पास भिजवा दी भी ये इस पर निर्णय लिया जाए। तो सरकार के पास वो उसकी वजह से वहाँ रुक गया काम। सरकार फैसला लेने में देरी कर गई। देरी, सरकार ने फैसला लिया, देरी किया, इस बीच में कार्यकाल भी पूरा हो गया जी। कार्यकाल पूरा हो गया। अगर 2 महीने पहले ही हमने जब सारी चीज़ कर ली थी, तैयारी कर ली थी, ड्राफ्ट हमारा ऑलमोस्ट तैयार था, वो एट ए टाइम उन्होंने जो है मेयर साहब ने ऐसा रेजोल्यूशन पास करवाया जो कि उसकी वजह से बंदित हुआ। नहीं, क्या वो सही था फैसला? ये सही है नहीं सही है तो खैर मैं नहीं कह सकता। नहीं, अगर एक तरफ आप जब जनसंख्या की बात करते हैं कि जनसंख्या आधार होता है तो परिसीमन लोकसभा का भी परिसीमन होता है, विधानसभा का भी होता है। अगर यहाँ ये परिसीमन की बात आई है तो गलत या सही कैसे? सही जनसंख्या के आधार पर तो सही माना जा सकता है। जो वार्डबंदी के रूल्स हैं उसमें एक प्रावधान होता है कितनी जनसंख्या पर एक वार्ड होना चाहिए या कितनी जनसंख्या पर कितने वार्ड होंगे। तो उस हिसाब से हमने ये 35 वार्ड बनते थे उस टाइम पे। लेकिन वो कह भाई जब छोटी छोटी जनसंख्या के ऊपर नगर निगम बन रहा है तो इसके हिसाब से वो सीटें भी बढ़नी चाहिए। तो क्या इस रेजोल्यूशन में जनसंख्या की संख्या है जो वो कम करके वार्ड बढ़ाने की बात हुई है? जनसंख्या ज़्यादा इतनी बढ़ गई कि वार्ड बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है? एक तो जनसंख्या इतनी नहीं बढ़ी थी। अच्छा, वार्ड वो रूल के हिसाब से जो प्रावधान थे रूलों में उसमें क्या प्रावधान है? कितनी जनसंख्या के आधार पर एक वार्ड सुनिश्चित? मैं आपको हाल में देख के बता सकता हूँ कि अभी जो है लेटेस्ट क्योंकि सिंगला जी दो बातें बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। जो पहले था उसके हिसाब से 35 वार्ड बनने चाहिए थे जी। अब जो है 35 तो थे ही थे। हाँ, अब उसके बाद अब नए जो फार्मूला के हिसाब से 4 लाख तक आबादी पे 20, अच्छा, और 4 से 5 के बीच में 22, 5 से 6 के बीच में 24, 7 से 8 के बीच में 26, 8 से 9 के बीच में 28, 9 से 10 के बीच में 30, इस तरह 10 से 12 के 35, 12 से 15 40 और 15 से अब 45। तो हमारी 12 से 15 के बीच में जनसंख्या है 14,14,050 हमारी जनसंख्या है 2011 सेंसस के आंकड़े के मुताबिक जी जी। उसके मुताबिक 40 सीटों में 40 वार्डों में हमने बांटना था। अच्छा, तो दोबारा से जब सरकार ने ये नियत कर दी भी जो वार्डबंदी के नियम चेंज कर दिए उस कारण दोबारा से हमें वार्डबंदी करनी पड़ रही है। अच्छा, वार्डबंदी हम दोबारा से उसका प्रोसेस चालू ही था। तो उस बीच में हमारे सीनियर डिप्टी मेयर, निवर्तमान सीनियर डिप्टी मेयर, डिप्टी मेयर, उन्होंने एक याचिका डाल दी वहाँ पे हाई कोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा भाई ये जब हम ये उससे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ हाँ। जब ये प्रोसेस शुरू कर रहे थे हम तो हमने ये कहा भी अब जो है जो उस टाइम एडॉक बॉडी कमेटी बनाई थी, एडॉक बॉडी कमेटी में जो उस टाइम के जो काउंसलर थे वो रखे गए थे। लेकिन जब बॉडी भंग हो गई जी जी, काउंसिल इसके कॉर्पोरेशन हाउस भंग हो गया
तो काउंसलर नहीं रहे जी। तो इस कारण से हमने फिर नए एक्स काउंसलर्स को मेंबर्स बना के नया काम शुरू कर दिया कि नया काम भी नया शुरू होना है और इसलिए नए एडॉक बॉडी में नए एसोसिएट मेंबर भी नए रख लिए जाए। तो उस हिसाब से उसको देखते हुए हमने नए रखे गए, नए सदस्यों को रखा गया। आप यहाँ जो बात कर रहे हैं, जो काउंसलर नहीं रहे जी, वो काम कर रहे थे पहले काउंसलर होते हुए, बिल्कुल। उसके बाद जब नहीं रहे तो आपने उनको हटा के जो पुराने काउंसलर थे, जो एक्स उसी हाउस के मेंबर्स थे लेकिन वो पहले कभी रहे हैं, उनको आपने लिया। तो क्या ये माना जाए कि जो ये निवर्तमान थे या काउंसलर काम कर रहे थे वो ठीक काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी जगह पुराने को लेके आना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं निवर्तमान काउंसलर वो भी तो एक काउंसलर है। ये तो एक एडॉक बॉडी का अपना फैसला था भी इस तरह से नए रखे जाए, नए सदस्यों को चांस दिया जाए। नहीं, कहीं ना कहीं वजह क्या रही उनको कि अगर इस तरह का फैसला लेना पड़ा कमेटी? तो वो इसलिए वजह रही होगी, मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जो 35 वार्ड के जो हमने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें जब वो संतुष्ट नहीं थे उससे 35 वार्ड के उससे, तो उन्होंने 50 वार्ड के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया। तो उसको देखते हुए ऐसे ये वजह रही होगी कि नए सदस्यों को मौका दिया जाए ताकि वो नए रूप के हिसाब से संरचना कर सके इसकी। तो ये रखा। तो हम ये सारे काम कर ही रहे थे। इन्होंने अपनी एक याचिका डाल दी, याचिका में डिसीजन आया भी आपने जो है बिना किसी कारण के इनको हटा दिया। अच्छा। उन पुराने सदस्यों को जी। तो हमने तो कहा भी कि कारण तो हमने एडॉक बॉडी ने इसमें लिखा है भी नए जो रूल में एक प्रावधान है उसमें अगर आप हटा सकते हैं, दूसरों को रख सकते हैं। अगर हाउस नहीं है तो एक्स काउंसलर्स को मेंबर बना सकते हैं, किसी भी एक्स काउंसलर्स को। जी जी। तो वो उसी को देखते हुए हमने बनाया था ये। इसका कोई कमेटी के पास कोई पैमाना था कि किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है? नहीं, उसमें रूलों में प्रावधान है इस प्रकार का भी। अगर म्यूनिसिपैलिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो उसी के आधार पे आप एक्स काउंसलर्स को मेंबर बना सकते हैं, क्योंकि वो जो निवर्तमान काउंसलर थे वो भी एक्स काउंसलर हो गए। बिल्कुल। तो इसलिए एक्स काउंसलर्स में से कोई भी आ सकता। तो आप ये कमेटी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसको रखे। ये बड़ी कमेटी के ऊपर निर्भर करता है वो एसोसिएट मेंबर किसको ले अपने साथ। तो वो उसका ठीक है, अपना रूल में थोड़ा सा चूक हुई है, होगी। अच्छा, ये मान रहे हैं आपके चूक हुई है? चूक रूल में नहीं, हमारे रूल के हिसाब से कोई चूक नहीं हुई, लेकिन सिर्फ इतने चूक जरूर हुई थी। उनको हमें बता देना चाहिए था भी हम आपको हटा दिया, इस रीजन से हटा दिया। वो कोर्ट ने कहा भी बिना किसी रीजन के आपने हटा दिया। रीजन हमको बता देना चाहिए था कि ये रीजन है भी, इस रूल के हिसाब से ये प्रावधान है, इस हिसाब से आपको हटाया जा रहा है। सिर्फ वो सूचना उनको नहीं दी गई, सिर्फ अदरवाइज रूल में प्रावधान के हिसाब से बॉडी बनाएगी। जी। हम बात कर रहे थे सिंगला जी, अभी आप जनसंख्या के ऊपर वार्डबंदी की, तो हम उस पर आप जो बता रहे थे क्या है आगे प्रोसेस उसका? जनसंख्या हमारी 14,14,000 की जनसंख्या है टोटल फरीदाबाद की। उसको हमने 40 वार्डों में डिवाइड करना है जी। तो लगभग 35,000 की आबादी पर एक वार्ड बनेगा हमारा। फरीदाबाद जो है पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा नगर निगम है जी। तो जहाँ की इतनी जनसंख्या के ऊपर एक वार्ड बनता है। जैसा कि मुझे पता चला है भी कि जम्मू कश्मीर में तो इतनी जनसंख्या पर एक MLA का विधानसभा, हाँ, इतनी पॉपुलेशन पे एक विधानसभा क्षेत्र है। जब फरीदाबाद जो इतना बड़ा होने की वजह से 35,000 के जनसंख्या पे एक वार्ड बनेगा। ये तो अच्छी बात है। चलो, लेकिन अब जो हमारा आज इस टाइम जो प्रक्रिया चल रही है उसमें हम सरकार ने दोबारा से कोर्टों के आदेशों के बाद नई एडॉक बॉडी गठित कर दी है। उसमें अब की एडॉक बॉडी की बजाय उन सरकार ने खुद ही अपनी जो इस्तेमाल किए ताकतें उसमें इस्तेमाल करते हुए अपने तो सारे वो अपने खुद ही नोटिफिकेशन किया है, उसमें हर एक मेंबर का नाम भी नोटिफाई किया है। अच्छा। तो अब की बार कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने दोबारा से एक याचिका डाल दी है हाई कोर्ट में। जो हाई कोर्ट ने जो कमेटी के जो नाम दिए हैं वो कौन कौन से नाम हैं? हाई कोर्ट ने तो कमेटी का कोई नाम नहीं दिया। अच्छा। हाई कोर्ट ने ये कहा जो सबसे पहले जो कमेटी बनाई थी जब वो काउंसलर थे उनको किस रीजन के ऊपर हटा दिया आपने? नहीं, क्या बिना किसी रीजन के आपने हटा दिया उसको। तो रीजन तो बताना चाहिए था आपको, ये कहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, अदरवाइज उसमें कोई चूक नहीं थी। अब वो सारी चीज़ें पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो दोबारा से याचिका डाली है उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभी कोई इसमें स्टे ऑर्डर नहीं दिया है, वो प्रक्रिया जारी रखी है। हमने 3 मीटिंग कर चुके हैं, 3 बैठक कर चुके हैं इस बारे में। ड्राफ्ट जो है एक बार। अब इस कमेटी के कौन कौन सदस्य हैं? इस वर्तमान में एक हमारे सबसे
इस कमेटी बनाते टाइम 2 चीज़ों का ध्यान रखा गया था। हाँ। एक तो भी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 5 कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है नगर निगम क्षेत्र में, भाई प्रतिनिधित्व हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक हो। अच्छा। इस चीज़ का ध्यान रखा सरकार ने। इस चीज़ का ध्यान रखा भाई एक महिला हो, शेड्यूल कास्ट हो, BC हो, जनरल हो, इस सारी कैटेगरी का ध्यान रखते हुए मेंबरों का चयन किया। मेंबर का चयन किया। हाँ, जो उसमें तो उसमें बल्लभगढ़ कंस्टिट्यूंसी से राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, फरीदाबाद कंस्टिट्यूंसी से मिस्टर क्या नाम है कुलदीप तेवतिया हैं, और उसके बाद अजय बैसला हैं तिगाम विधानसभा क्षेत्र से, बड़खल क्षेत्र से ये क्या नाम है उनका जी, एक्स काउंसलर ही। हाँ, एक्स काउंसलर है क्या नहीं, सतीश कुमार। अच्छा। हाँ, और उसके बाद NIT से और महिला शेड्यूल कास्ट के पूरन देवी हैं जी, वो इसके सदस्य हैं। और इस कमेटी के चेयरमैन जिला उपायुक्त को बनाया गया। चेयरमैन जिला उपायुक्त ही होते हैं, और एक जो इसके मेंबर हैं, सदस्य हैं, वो हमारे आयुक्त महोदय भी हैं, और एक डायरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज हरियाणा की तरफ से एक कोई ना कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आता है। अच्छा। हर मीटिंग में आते हैं। आप जब कमेटी की बात कर रहे हैं तो आपकी स्थिति इस कमेटी में कहाँ है, आपकी भूमिका क्या है? मेरी भूमिका ये है, मैं जो दूसरा सर्वे करवाया है उसके बाद डिजिटाइज करके उसको, मेरा सबसे बड़ा दायित्व ये भी उसको 40 विभाग मतलब डिवीज़न करने हैं, 40 वार्डों में बांटना है उसको अलग अलग जी। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो उसमें दिया हुआ भी जियोग्राफिकली और पॉपुलेशन बेस को ध्यान में रखते हुए कोई इस टाइप की सारी कई चीज़ें जो प्रावधान हैं उस नियमों को रखते हुए मैं पहले उसको ड्राफ्ट तैयार करता हूँ। अच्छा। और ड्राफ्ट अब जो तैयार किया था इस बार वो एक बार डिस्कस करने के लिए मैंने कमेटी के सामने रखा हुआ है। अच्छा, रख दिया था जी। तो उस पर अभी डिबेट चल रही है। हाँ। जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा तो सरकार के पास भेज दिया जाएगा। सरकार से बार भेजने के लिए से पहले हमें सारी और कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हमें जो हमने जो नक्शा फाइनल किया जाता है 40 वार्ड में बांटने के लिए नक्शा, उसमें मौके पे जाके उसको वेरिफिकेशन करानी होती है भाई ये कहाँ से कहाँ तक इसका सीमा शुरू हुई, कहाँ से उसके मकान से मकान तक, उसके फैक्ट्री से फलानी फैक्ट्री तक, उस नाले तक, फलाना रोड तक, इस तरह से चारों तरफ से बाउंड्रीज जो है डिफाइन की जाती है। हम बात कर रहे हैं रवि सिंगला से, जो वार्डबंदी कमेटी में कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं नगर निगम में, यहाँ STP के रूप में बहुत लंबे समय से काम करते हुए। एक छोटे से ब्रेक के बाद में उनसे इस बात को जारी रखेंगे कि और इस कमेटी के क्या क्या फैसले होने और किस तरह से वो काम करेगी कमेटी। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। BVM न्यूज़ के खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में एक बार फिर आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे जिस तरह से रवि सिंगला जी से वार्डबंदी कमेटी में जो उनकी भूमिका है उसको लेकर, किस तरह की भूमिका है उसके बारे में भी हमने उनसे बात की है, और आगे क्या क्या भूमिका उन्हें निभानी है या वार्डबंदी कमेटी के फैसले हैं वो कब तक आ जाएंगे उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। रवि सिंगला जी, आप किस तरह से कंसल्टेंट कर रहे हैं आप इनको? मैं जो है सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी था भी हमको 40 वार्डों में इसको अलग अलग बांटना था। उससे पहले मैं एक बताने भूल गया, जब कोर्ट केस इन्होंने किया था उससे पहले हम सारी प्रक्रिया पूरी कर चुके थे और हमने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन करा दिया था। अच्छा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कराने के वो जब कोर्ट ने ये कहा भी ये जो नई जो कमेटी बनाई है गलत बनाई है, तो उसकी वजह से जो उस कमेटी द्वारा किए गए सारे कार्य वो निरस्त हो गए। अच्छा।
उसकी वजह से हमें दोबारा से प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। तो उसमें हमने जो अब जो ड्राफ्ट तैयार करना है या मैंने जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसको, उसमें जो हमने आपत्तियां मंगवाई थी, सुझाव मांगे थे लोगों के, उन सुझावों को और आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए हमने दोबारा से ड्राफ्ट तैयार किया। अच्छा, तो ये मान के चले हम इस प्रोग्राम के माध्यम से दर्शकों को ये जानकारी दे सकते हैं कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है? हाँ, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, एक बार बैठक में रखा भी गया है डिस्कस करने के लिए। अच्छा। हाँ, उसमें उन्होंने जो भी सजेशंस अगर आगे दे रखे हैं उसके हिसाब से दोबारा से ड्राफ्ट हम तैयार करके अगली बैठक में रखेंगे। उसमें सारी चीज़ें, सारे ड्राफ्ट में हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया है। भाई शेड्यूल कास्ट के लिए 4 जो सीटें हैं वो कहाँ पे कैसे होनी चाहिए। अच्छा। और उसको उनकी जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से उनको निर्धारित सरकार करेगी। इसी तरह BC बैकवर्ड क्लास के लिए भी निर्धारित, महिलाओं के लिए भी सरकार उसको निर्धारित करेगी। ये सारी प्रक्रिया अभी होनी है। अभी अच्छा, ये क्या जनसंख्या के आधार पे आप चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ BC की सीट हो, कहाँ SC की या कहाँ महिला की, या रैंडमली सिलेक्शन? नहीं, रैंडमली नहीं होता। जहाँ BC की और SC की जो सीटें हैं वहाँ पे, जहाँ पे उनकी आबादी, जिस वार्ड में आबादी उनकी सबसे ज़्यादा होगी उस वार्ड में वो BC की और SC की सीटें रखी जाएंगी। लेकिन महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के लिए एक ड्रॉ किया जाता है। जैसे 14 सीटें अगर महिलाओं की रखी है तो 14 महिलाओं के लिए ड्रॉ किए रखे। कौन से वार्ड में महिला चुनाव लड़ेंगी? महिलाओं के लिए कौन से सुरक्षित वार्ड होंगे, और उसके SC में भी 2 महिला होंगी। अच्छा। SC वार्ड में भी दो महिला होंगे और 2 जेंट्स होंगे। जी। तो इस प्रकार से वो सारी प्रक्रिया पूरी होनी है अभी। तो हमने इस दूसरे एक और चीज़ हमने ध्यान में रखी है भी, जो ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी, वो बहुत ज़रूरी, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। हाँ, आज की तारीख में हम तो ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए मैंने लोगों से जैसे अपने पर्सनल लेवल पे उनके विचार सुनता रहता हूँ, आते रहते हैं मेरे पास मिलने के लिए। जो बहुत लोग आते हैं भैया वार्डबंदी में ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, उन सुझावों को भी मैंने बड़े ध्यान में रखता हूँ और ट्रांसपेरेंसी में उनको समझाता हूँ यहाँ पे इस तरह हो सकता, नहीं हो सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा। थोड़ा बहुत उनको अवगत कराते रहता हूँ ताकि एकदम से ऐसा ना हो भी ऐसा लगे भी ये तो गलत हो गया। अच्छा, आप सिंगला जी ड्राफ्ट की जो बात कर रहे हैं, पहले भी आपने ड्राफ्ट तैयार किया है, एक अब दोबारा से आपने ड्राफ्ट तैयार किया जिसको आप मीटिंग में रख चुके हैं। पहले ड्राफ्ट में और इस ड्राफ्ट में क्या अंतर है? क्योंकि वो भी आपने ही तैयार किया। हाँ, और ये भी आपने तैयार किया। वो भी मैंने तैयार किया था। पहले वो जो पहले कमेटी जो बनी हुई थी उसके जो विचारों के हिसाब से वो ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और नियम अनुसार जो हमें नहीं, विचार एक अलग जगह पे। हाँ। लेकिन जो ड्राफ्ट है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ड्राफ्ट विचारों के आधार पर ना हो कि कहीं ना कहीं सच्चाई को देखते हुए बनाया जाता है, विचारों को अलग रखा। हमने उसमें हमने ड्राफ्ट में कई चीज़ें हमने ध्यान में रखी। एक तो हमने ये ध्यान में रखा भी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वार्ड बंदी की, मतलब अलग अलग वार्ड बनाए जाएं। जी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी का एरिया आपस में एक दूसरे से ओवरलैप ना करे, ताकि एक विधायक, जितने वार्ड्स हैं एक विधायक के उसमें वार्ड हों कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में, तो वो ओवरलैप ना हो, एक वार्ड में ही 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ना लगे। अच्छा, इस चीज़ का हमने थोड़ा ध्यान रखा था उस ड्राफ्ट में। तो इस बार भी हम वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं। ऐसा क्या मुख्य बदलाव है दोनों ड्राफ्टों के बीच में जो आप हमें बताना चाहेंगे? कुछ लोगों की आपत्तियां थी, जो जैसे 12 नंबर वार्ड की सबसे ज़्यादा आपत्तियां थी। मैं AC नगर इसके साथ आपने मिला दिया, उसको भी ध्यान में रखा हमने। AC नगर को अब के बारे उसको हल कर दिया भी, ज़्यादा जब लोगों की आपत्तियां ज़्यादा हैं तो उसको ध्यान रखना जरूरी है। हाँ। तो उसको एडक बॉडी ने इस निर्णय लिया भी, ठीक है, इसको AC नगर को उसके 12 नंबर वार्ड से अलग कर दो। अच्छा। तो उसको अलग कर दिया गया है। और इस तरह से बड़खल को 2-3 जगह हिस्सों में बट गया था, वो उसको हमने बड़खल को एक जगह कर दिया है। अच्छा। और इस टाइप से छोटी छोटी कमियां थी जो लोगों के ऑब्जेक्शन सजेशंस आए थे, उनमें उनको ध्यान में रखते ही ड्राफ्ट बनाया है। उसमें भी अभी एडॉक बॉडी का निर्णय लेना है भी कैसे कैसे उसमें डिसाइड, छोटे मोटे और जो कमियाँ उनको दिखाई देंगी, या नियम अनुसार कोई कमी रह गई है। अच्छा। ड्राफ्ट में वो सारी चीज़ों के ऊपर विचार होना है। अगली बैठक में इसका शायद उम्मीद है कि मुख्य रूप से सिंगला जी जब आप वार्डबंदी कर रहे हैं तो किन किन मुख्य जो चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का आप ध्यान रख के उसकी तैयारी है? मुख्य चीज़ें तो सबसे पहले तो जियोग्राफिकली कॉम्पैक्ट ब्लॉक होना चाहिए। अच्छा, जियोग्राफिकली कॉम्पैक्ट में। हाँ। आप उसको किस रूप में देखते हैं? ऐसे कोई चीज़ ना हो जो स्ट्रक्चर जिससे वो डिवीज़न करने में भी उसको
आम लोगों को, उस वार्ड के लोगों को इधर से इधर जाना है, उसकी कनेक्टिविटी ना हो, तो वो कट जाए बीच में से, वो उसकी इसका ध्यान रखना है। अच्छा। हाँ, जैसे 2 प्रकार के मेरा ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में मिलाना है। हाँ। तो उसको उस हिसाब से देखना है भी, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो उसकी एक्सटेंशन जो हो गई है अर्बन एरिया में, वो उसमें शहरी एरिया में, हाँ। वो उसको उस एरिया को एक तरफ रखना चाहिए। अच्छा। ताकि वो उस लोग जो है गांव के लोग आसपास में जो जुड़े हुए होंगे उसके साथ, हाँ। उसको ध्यान में रखा है अपने। बस कुछ गांवों का शहरीकरण भी हुआ है, शहरी आबादी बढ़ी है, बिल्कुल, शहर गांव के नजदीक गए हैं, गांव शहर के नजदीक आए हैं। लेकिन जब इस बार चुनाव होंगे या वार्डबंदी होगी या फैसले वार्डबंदी के लिए जाएंगे, तो उसमें क्या ग्रामीण क्षेत्र को कहीं शामिल करने की बात चल रही है? देखो, जब एक बार म्यूनसिपल एरिया के अंदर कोई गाँव आ जाता है, वो अर्बन विलेज कहलाया जाता है। अर्बन विलेज मीन्स अर्बन एरिया बन गया वो भी जी। तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता। हाँ। डिफरेंस रहता है सिर्फ गाँवों में, भाई ये गांव के लोग हैं, इसके एक्सटेंशन में भी गांव के लोग होंगे, तो उनका एक कल्चर गांव के लोगों का अलग होता है। ठीक ठीक ठीक। उसको वार्ड में उनका एक कल्चर जब अलग होता है, थोड़ा बहुत इसका फर्क पड़ता है भी, इन लोगों के इकट्ठा रखा जाए। अच्छा। हाँ, इस बार क्या ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ गाँवों को शामिल किया गया हो या किया जाएगा? नहीं, गाँव तो जो है हमारे 34 गाँव है नगर निगम क्षेत्र में, जो सबको अर्बन एरिया जो है उससे अलग। अब क्योंकि वार्डबंदी का विस्तार हो रहा है, आप 35 से 40 की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें कोई क्या गांवों को या किसी एक दो गांव भी शामिल होंगे? नहीं, गांव अलग से कोई शामिल नहीं किया जा रहा। अच्छा। क्योंकि कोई क्षेत्र नहीं बढ़ाया गया नगर निगम का जी। इसमें नगर निगम क्षेत्र में कोई इस टाइप का विस्तार नहीं किया गया, विस्तार है ना बदलाव है, कोई इस टाइप का करा ही नहीं गया। अच्छा। इसलिए शुरू में जब नियम बने थे उसमें ग्रामीणों के लिए 3 वार्ड बनाए थे, ग्रामीण वार्ड बनाए थे जी जी। अब की बार वो खत्म कर दिया गया। अच्छा। उसको पिछली बार ही खत्म कर दिया था। हाँ। तो इसलिए ग्रामीणों के लिए अलग से कोई वार्ड नहीं बनाया। कई बार मांग उठती है इस तरह की, गाँव के लोगों की भी उठती है कि कहीं ना कहीं हम शहरीकरण जो अर्बन क्षेत्र में आते हैं या निगम क्षेत्र में आते हैं, तो हमारा विकास जल्दी से होगा गाँव का। तो ऐसी क्यों नहीं ऐसी इस पहल पे काम किया गया है, क्या वजह रही है? वैसे तो मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, गाँवों का जो शहरीकरण हो चुका है वहाँ पे सब सारे सर्विसेज हैं, सुविधाएं ऑलरेडी हैं, उनको पूरी तरह से विकास कर दिया गया है। अच्छा। लेकिन फिर भी छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, तो होती रहती हैं, कोई तो डेवलपमेंट की प्रक्रिया चालू रहती है, हर जगह रहती है पूरे शहर में। अब जो हमारे साथ उसके साथ नई कॉलोनी बस जाती है, उनमें सर्विसेज देने के लिए काम से होता है, क्योंकि नए सिरे से बनती है तो उसमें नई सर्विसेज देनी होती है। गाँवों में तो ऑलरेडी दे चुके हैं। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे हैं नई कॉलोनियाँ बसने की, लेकिन वो अप्रूव तो है नहीं, आप निगम कैसे उसमें सुविधाएं दे पाता है या कहाँ दे पाता है? मैं तो 75 कॉलोनी पहले अप्रूव हो चुकी थी, 66 कॉलोनी अभी अप्रूव हुई है पिछले 2 साल पहले। अच्छा। तो उन सब में विकास कार्य शुरू होने हैं। अच्छा। हाँ, तो 66 कॉलोनी जो अप्रूव हो गई है उनमें विकास कार्य शुरू हो गए हैं। अच्छा। उनसे विकास के पैसे ले रहे हैं, विकास शुल्क, नगर निगम विकास शुल्क लेके उनको सुविधा देगा। जी जी जी। हम जब बात कर रहे थे आपकी कंसल्टेंसी की या कंसल्ट सलाहकार के रूप में आप एक हैं यहाँ इस वार्डबंदी कमेटी में, और क्या क्या आपकी सलाहों को अहमियत दी जा रही है और क्या क्या सलाह भी आपको और देनी बाकी है इसमें? सलाह मेरा तो सिर्फ ये है भी ड्राफ्ट तैयार करना, ड्राफ्ट तैयार करके उसको मौके साइट पे जाके डिमार्केट कराना। एक जियोग्राफी की आप बात कर रहे थे, उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने ध्यान में रखा है इस ड्राफ्ट में? मैं तो विस्तार में जरूर बता देता हूँ मैं क्या क्या होती है, क्योंकि हमारी जनता भी जानना चाहेगी कि कौन कौन से आपने इसमें ध्यान रखा है, किन किन चीज़ों का। और कहीं ना कहीं इसमें आपत्तियां भी आपने साथ साथ में पहले उससे पहले आपको आपत्तियां भी मिली होंगी। हाँ। उनको भी उसमें ध्यान से रखा गया होगा, उनकी आपत्तियों को भी पूरी तरह ध्यान रखा गया है, आपत्तियों को निपटान करने के लिए, ताकि दोबारा से कोई आपत्ति ना, कम से कम आए तो कम से कम आए बस। हाँ। अच्छा, अगर फिर भी कोई आपत्तियां रह जाती हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं निपटाने की निपटाएंगे, उनको उसको एक बार दोबारा से सुनवाई का मौका दिया जाएगा। अच्छा। सबको भी आपकी जिसकी भी आपत्ति है, एक वार्ड की जब आपत्ति है उन सबको इकट्ठा बुला के उनको सुनवाई करेंगे, एक एक करके भी यहाँ आपकी क्या आपत्ति है उनको पूरा जवाब दिया जाएगा, फिर ऑर्डर पास किया जाएंगे भी ये आपत्ति हमने दूर कर दिए हैं या आपत्ति दूर करने लायक नहीं है। अच्छा। जैसी है वैसी ठीक है,
क्योंकि इसके कारण इसमें कमियां रह जाएंगी। उसको पूरा जवाब हम संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे सिंगला जी अभी आपसे आपके आपत्तियों के बारे में भी हम जानेंगे कि किस तरह की आपत्तियां कहां से आई हैं और क्या मुख्य आपत्तियां हैं और क्या जो निपटा दी गई हैं, कौन सी आपत्तियां हैं जो रह गई हैं। इसके साथ साथ में और वार्ड बंदी में या ड्राफ्ट जो आपने तैयार किया, क्या क्या चीज़ें उसमें रखी गई हैं, किन किन चीज़ों के आधार पर वो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसके बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब जनता होती है परेशान, तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार, कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार। ब्रेक के बाद एक बार हमारे खास प्रोग्राम ऑफिसर ऑन ड्यूटी में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नगर निगम में वार्डबंदी कमेटी के कंसल्टेंट रवि सिंगला जी से। सिंगला जी, आप बात कर रहे थे ड्राफ्ट तैयार करने की, क्या क्या कंडीशन थी। हाँ, किस आधार पर इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। सरकार द्वारा पैरामीटर्स तय किए हैं रूल 7 में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जो वार्डबंदी जो है करते समय भौगोलिक हदबंदी, प्रशासनिक, भौतिक एकता, संचार, जन सुविधाएँ, भौगोलिक इकाइयाँ के तौर पर बंदी होनी चाहिए। अच्छा। एक मतलब इकाई इकट्ठी होनी चाहिए। ये नहीं हो कि बीच में से यहाँ से कुछ हिस्सा यहाँ से ले लिया, कुछ हिस्सा यहाँ से ले लिया। एक कॉम्पैक्ट ब्लॉक होना चाहिए। उसमें एक उसकी जो प्रशासनिक सुविधाएं मतलब जो है सुविधाएं वो भी ऐसे ना हो कि जैसे मैंने अब कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करी थी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी कर रही, दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में मिक्स होता है तो थोड़ा सा उनको अलग अलग MLA MP से अपने बात करने में परेशानी होती है। इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखा है। अच्छा, एक सिंगला जी बात आ रही है राजनीतिक तौर पर दबाव की, या रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में वार्डबंदी करने की या ड्राफ्ट तैयार करने की, इस तरह की कई बार चर्चाएं होती हैं। और जो विरोधी हैं या कांग्रेस से संबंधित जो पार्षद हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, विचारधारा अलग अलग हैं, तो ये कहाँ तक सही है। देखो, ये बात ठीक है, राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होती है। हर एक राजनीतिक पार्टी के अपने अपने विचारधारा है, उसी हिसाब से और एक चाहता है भी हमारी विचारधारा के अनुसार ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने जब नियम निर्धारित कर रखे हैं तो विचारधारा कोई भी हो, हमें नियमों के अनुसार होना चाहिए। जी जी। तो उससे अब कोई ये चाहे भी मेरे को इस गली में ये गली मेरे वार्ड में हो जाए और ये गली मेरे वार्ड में हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन क्या सरकार, आप बहुत पुराने लंबे समय से नगर निगम में रहे हैं, क्या सरकार के जो नियम हैं वो इस तरह के कहीं ना कहीं सरकार के जो सत्तारूढ़ पार्टी है या दल है उसकी तरफ उसका झुकाव है, होता है कोई? सत्तारूढ़ जो पार्टी होती है थोड़ा बहुत तो अपने अपने सभी विचार भेजते हैं, सुझाव भेजते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उनका ये हमेशा उन्हीं की वजह के अनुसार ही होता हो। निर्णय जो लिया जाता है उन्हीं के अनुसार ही निर्णय लिया जाता हो। नियम दिए हुए हैं, पैरामीटर्स फिक्स किए हुए हैं, उन पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इस बात को मानते होंगे कि जो हाई कोर्ट जो कमेटी के जो पुराने सदस्य थे वो हाई कोर्ट के, वो कहीं ना कहीं ये भी वजह रही थी कि राजनीतिक तौर पर जो वार्डबंदी की जा रही है वो सत्ता के फेवर में की जा रही है, पक्ष में की जा रही है। हर एक पार्टी दूसरे के ऊपर आरोप लगाती है। जब वो सत्ता में थे और जो वो वार्डबंदी करवा रहे थे तो दूसरे लोग भी उन पर आरोप लगा रहे थे। अच्छा, तो ये तो आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक पार्टियों में नहीं। लेकिन आप इस बात को तो मानते हैं कि अगर हाईकोर्ट ने स्टे दिया तो कहीं ना कहीं उनके आरोपों में दम था।
नहीं, उनका आरोपों में ऐसा नहीं था। हाई कोर्ट ने ये कहा भी मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, खुद जज ने इसमें अपने उसमें लिखा है, लेकिन फिर भी मिनिमम नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए आपको निर्णय लेना चाहिए था। अच्छा, नेचुरल जस्टिस में क्या था भाई, जो पहले सदस्य थे उनकी सदस्यता पहले भंग करो, वो किसी कारणवश करो। हमने वो कारणवश जो ऑर्डर पास हुआ उसमें वो कारण नहीं लिख पाए। अदरवाइज हालांकि अडॉक बॉडी ने अपने जो रेजोल्यूशन पास किया था, अडॉक बॉडी ने निर्णय लिया था, उसमें वो चीज़ लिखी हुई थी जी भाई रूल के फलाने प्रावधान के अनुसार अब दोबारा से कमेटी बनानी है। अगर म्युनिसिपल एग्जिस्ट नहीं करती तो इस रूल के हिसाब से एक्स काउंसलर्स को नवंबर बनाया जाए। तो ये कहते हैं जो आधार बनाया उन लोगों ने, पिछले जो भंग किए आपने सदस्य नहीं रखे उसमें, उन्होंने राजनीतिक तौर पर आधार बनाया और आपकी गलती ये रही कि आप टेक्निकल रूप से उस चीज़ को पेश नहीं कर पाए, सामने नहीं रख पाए। सामने हमने रखा, लेकिन सिर्फ मान्य उच्च न्यायालय ने जब ये माना भी उनको कोई रीज़न नहीं दिया गया जब इनको हटाया। जी जी, वो रीज़न ना देना ही हमारा एक गलती थी। ठीक ठीक ठीक। अदरवाइज नियम अनुसार था जी, नियम अनुसार ही हमने नए सदस्य बनाए थे, सारी चीज़ें नियम अनुसार ही हम कार्य कर रहे थे, नियम अनुसार ही सारे ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तक हम पहुंच गए थे, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन हमने करवा दिया था। लेकिन अपने अपने चाहत होती है भी मेरा एरिया इससे इस तरह कर लिया जाए, मेरा एरिया इस तरह कर लिया जाए, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। अच्छा सिंगला जी, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, आपने आपत्तियों की बात की, लोगों से आपत्ति ली, किस तरह की आपत्तियां आपके पास में आई और आपत्ति क्या अभी भी मांगी जा रही हैं? क्योंकि चूँकि ड्राफ्ट आप तैयार कर चुके हैं, आपने कमेटी में भी पेश कर चुके हैं, तो क्या अगर अब भी आपत्ति कोई सुझाव मांगे जा सकते हैं या उन पर विचार किया जा सकता है? अभी हम जो दोबारा से ड्राफ्ट नोटिफिकेशन कराएंगे इसका जी, उसके बाद ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में आम जनता से ये सुझाव और शिकायत जो मांगे जाएंगे सबसे, तब सभी जब सदस्य कोई भी इससे संबंधित अपने सुझाव आपत्ति दर्ज करा सकता है। अच्छा, उन सब की आपत्ति और सुझावों पर विचार किया जाएगा, उन सब के एक एक करके उनको सब सुना जाएगा भाई आप अपने को इस जो आपने लिख के दिया इसमें किस तरह की आपत्तियां आपको मिलेंगी उसमें, या किस तरह की आपत्ति आपकी तरफ से मांगी जाएगी उस पर, क्योंकि विस्तार से हमें बताएं थोड़ा जो जनता पीछे के जो मैं एक दो उदाहरण देना चाहूँगा। पीछे हमने सेक्टर 8 को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया था जी, तो वहाँ के RWA और जो पुराना जो निवर्तमान हमारा 10 थे हाउस के कॉर्पोरेशन हाउस के काउंसलर, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई भी सेक्टर 8 के साथ सी गांव है और सी गांव के लोग आसपास में ज़्यादा रहते हैं, इस सेक्टर को 2 हिस्सों में ना बांटा जाए। अच्छा, उस चीज़ को हमने अब की बार ध्यान में रखा। इसी तरह अच्छा, उस सुझाव को आपत्ति कहें चाहे उसे सुझाव कहें, वो माना गया उनका जी, वो उसको ध्यान में रखते हुए अब की बार हमने उसको एक ही उसमें रखा है। अच्छा, इस तरह से बड़खल गांव के लोगों की आपत्ति थी भी, बड़खल गांव के आसपास की जो कॉलोनीज़ हैं उसमें भी बड़खल के लोग ज़्यादा रहते हैं, उनको अलग अलग 3 हिस्सों में बांट दिया गया, उसको अलग अलग हिस्सों में ना बांटा जाए। अच्छा, उसको भी हमने अपने ध्यान में रखा ड्राफ्ट में। अच्छा, इस टाइप की बहुत सारी आपत्तियाँ होती हैं, अब कई आपत्तियाँ होती है तो निराधार होती हैं उनको नहीं, ये तो रही जो आपने मान लिए सुझाव, लेकिन ऐसे कौन से सुझाव आपके पास में या आपत्तियाँ आई हैं जिनको आप मान नहीं सकते या कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं? वो जिस तरह से वे कई आपत्तियों में देखा भी अपने नहर पार्क का एक वार्ड बना दिया जाए जी, अब उनके सुझाव हैं, ठीक है पॉपुलेशन बेस पे हमने वार्ड बंदी करनी है, तो पॉपुलेशन जहाँ हमारी पूरी हो जाएगी वहाँ पे हम वार्ड की सीमा निर्धारित करते हैं। अब हर एक आदमी ये कहे जी भाई इतनी एरिया में वार्ड बनाया जाए, चाहे उसमें पॉपुलेशन पूरी होती हो या ज़्यादा होती हो, उस चीज़ का ध्यान तो हमने रखना है। जो निर्धारित पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं पर उसके हिसाब से हमें काम एक सीमा निर्धारित करनी है जी। तो कई चीज़ें ऐसे नहीं मानी जा सकती जो लोग कहते हैं, उनको पूरा ज्ञान भी नहीं होता कई बार। अच्छा, हाँ, तो क्या ये राजनीतिक तौर पर जो आपत्ति हैं, ज़्यादातर कौन ऐसे लोग हैं जो इन सुझाव देते हैं या आपत्तियाँ भेजते हैं? राजनीतिक तौर पे कहीं ना राजनीतिक इच्छा के साथ में वो कुछ तो देखो, या बिल्कुल आम नागरिकों के आपत्तियों का जहाँ तक विषय है मैं आपको बता दूँ, कुछ तो लोग होते हैं राजनीतिक अच्छा दृष्टि से जो अपना इसमें अब दखल रखते हैं,
कुछ लोग होते हैं सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छा। कुछ तरह के RWAs होते हैं जी। कुछ समझदार लोग होते हैं भी हाँ भी हम अपना कुछ ना कुछ योगदान इसमें दें, हमें कोई अच्छी ये गलत बात लग रही है, इसमें ये हो सकता है मेरे कहने से ये ठीक हो जाए। अच्छा। तो इस टाइप के लोग होते हैं, मतलब अलग अलग वर्ग के 3-4 वर्ग में होते हैं, वो सब अलग अलग अपना आपत्ति सुझाव देते हैं। तो ये मान सकते हैं कि जो रसूख है जिनका ज़्यादातर आपत्तियाँ उनकी आती है, आम लोगों का बहुत ज़्यादा कोई सरोकार नहीं है इन चीज़ों से। हाँ, आम लोगों को तो सुविधाएं चाहिए जी, वो तो उनको इस बात से वार्डबंदी से क्या लेना देना। जी जी। तो ज़्यादातर वर्ग तो ऐसा ही है जो भी, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हाँ। वो एक वार्ड का लेना देना, हर एक जो वार्ड में रहने वाला जो प्रत्येक व्यक्ति है, बिल्कुल उसका अपना घर है या वहाँ पे रहता है, वो उसको आम जितनी भी सुविधाएं जो मिलती है, जन सुविधाएं, तो वो नगर निगम द्वारा ही दी जाती है। तो वो इसका बड़ा महत्व है वार्ड को बनाना, और उस वार्ड के अंदर एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, जनप्रतिनिधि ही उन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए आम आदमी को। आप जो कह रहे हैं आपत्ति मांगने की, अभी और मांगे जाएंगी आपसे, वो कहाँ आप दर्ज कराएं, किस रूप में दर्ज कराएं? जो नोटिफिकेशन किया जाएगा उसमें उस टाइम पे बताया जाएगा भी हाँ फलानी कार्यालय में आप अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, उसमें 3 जगह हैं, एक नगर निगम कार्यालय में, एक उपायुक्त महोदय के, और एक चंडीगढ़ में भी हेड ऑफिस में भी हमें और आपत्ति दे जा सकती है। ये नोटिफिकेशन कब तक संभावना है इसकी जारी हो जाएगा? देखिए, जिस दिन ये फाइनल हो जाएगा ड्राफ्ट हमारा, लगभग बड़ी अप्रूव कर देगी इस ड्राफ्ट को, उसी दिन हम इसको जो है सरकार के पास भेज देंगे, सरकार जो है उसको नोटिफाई कर देगी। नोटिफिकेशन के बाद फिर उसको आपत्तियाँ मांगी जाएंगी, उनकी सुझाव मांगे जाएंगे, उन सुझावों को पूरा स्टडी किया जाएगा। उन स्टडी करने के बाद फिर जो जहाँ पे जो ज़रूरी हुआ चेंजेस करनी, वहाँ पे एडॉक बॉडी उस बारे में निर्णय लेगी, हाँ भी ये चीज़ वाकई में इनकी जो आपत्ति है, सुझाव है, ठीक है, तो इसको इसके मुताबिक ड्राफ्ट में अमेंडमेंट कर दी जाए। ड्राफ्ट अमेंड करके और वो सारी आपत्तियों का पूरा हवाला दे के निर्णय लेके सरकार के पास भेजा जाएगा, सरकार उसको फाइनल नोटिफिकेशन कर देगी, तो उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो क्या ये मान के चला जाए कि जिस तरह से अब चुनाव धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं और आप अभी नोटिफिकेशन जारी करेंगे, आपत्तियां मांगी जाएंगी, तो क्या वो इतनी आपत्तियां कोई यदि इतनी गंभीर कोई हो जो आपकी नज़रों से न आई हो अब तक आपकी नज़रों में, तो इससे मामला आगे और भी लटक सकता है, या बिल्कुल उनको हल्के में लिया जाएगा? नहीं, ऐसा है, देखो सुझावों को हम जो ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं नियम अनुसार कर रहे हैं। अच्छा, नियम अनुसार जब आप अपनी जगह सही है तो फिर सुझाव और आपत्ति मांगने की वजह क्या है? वजह ये फिर भी कोई रह जाती है किसी चीज़ की। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, बड़खल गांव वालों की आपत्ति थी भी, हमारे 3 जगह बांट दिया गया। सेक्टर 8 वालों की आपत्ति थी भी, हमारा सी गांव लगता है, सी गांव के लोग आसपास में रहते हैं, इसलिए सेक्टर 8 को 2 हिस्सों में ना बांटा जाए। इस टाइप की आपत्तियाँ होती है, उनमें गंभीरता से विचार करते फैसला लिया जाता है, जो एडॉक बॉडी सदस्य कर देते हैं। उसमें फिर उपायुक्त महोदय जो चेयरमैन है वो उसमें फैसला लेंगे, उसमें एक पूरा निर्णय अपना देंगे लिखित में, डिटेल्ड, भाई हम इस आपत्ति को इस कारण से आपको रद्द कर रहे हैं, या आपकी आपत्ति यहाँ पे हमने देख ली है और कंसीडर कर ली है और उसमें ड्राफ्ट में हम अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो इस टाइप की सारी चीज़ें, ये सारे निर्णय जो है सरकार भी देखती है। अच्छा, जो यहाँ से जो निर्णय होके जाएगा उसको सरकार भी देखेगी, हाँ वाकई में जो निर्णय लिए गए वो सही है कि नहीं है। वो जब सरकार संतुष्ट हो जाएगी तो उसको फाइनल नोटिफिकेशन कर देगी सरकार, नोटिफिकेशन होते ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जी, तो ये थे हमारे साथ रवि सिंगला जी, नगर निगम में पूर्व STP रहे हैं, सीनियर टाउन प्लानर रहे हैं। बहुत लंबा वक्त इन्होंने नगर निगम में योजनाओं को बनाने में निकाला है, प्लानिंग करने में निकाला है। उसके बाद भी अब ये जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वार्डबंदी कमेटी का, जिसको लेकर राजनीतिक स्तर पर उठापटक भी चलती रही है, कोर्ट तक भी पहुंचे हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सलाहकार के रूप में ड्राफ्ट तैयार किया है, आपत्तियां लोगों की सुनी हैं और कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इनके साथ हमारी ये वार्ता ऑफिसर ऑन ड्यूटी में रही। अगले हफ्ते किसी अधिकारी के साथ होंगे, हम इसी तरह से उनके बारे में, उनके कार्य क्षेत्र के बारे में जानेंगे। नमस्कार। जब जनता होती है परेशान,
तो अधिकारी कैसे करते हैं समाधान। जनता लगाती है गुहार। कैसा होता है अधिकारियों का व्यवहार।